गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जी23 के ऑनलाइन एलटी एसएसटी बैच में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल जो मैंने क्लास ली थी खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था और उसमें जलालुद्दीन खिलजी को स्टडी किया। फिर उसमें अलाउद्दीन खिलजी को लिया है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस एक बार फिर कर देता हूँ, जिस पर हमने कल डिस्कस किया था। एक्चुअली में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अपनी पूर्व सफलताओं के कारण बहुत ही घमंडी हो गया और गद्दी पर बैठते ही इसने विश्व विजेता बनने की घोषणा की। इसके साथ साथ उसने नया धर्म चलाने की भी घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसने अपने दोनों निर्णय वापस ले लिए। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ विद्रोह भी हुए हैं, जैसे अख्त खां का विद्रोह हुआ था और इसके साथ साथ उमर एवं मंगू का विद्रोह हुआ, हाजी मौला का विद्रोह हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगा कि कहाँ तो मैं एक और विश्व को जीतने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी ओर मेरे राज्य के अंदर विद्रोह हो रहे हैं, यानी अपना ही राज्य नहीं संभाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कॉन्फिडेंशियल यानी विश्वसनीय अमीरों की एक सभा बुलाई और विद्रोह के कारण खोजे। तो उसके बाद उसके समाधान के लिए 4 ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी किए थे, ये मैंने डिस्कस किया। फिर छोटे छोटे से टॉपिक और डिस्कस किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसने 2 प्रकार के रिफॉर्म्स किए। एक मिलिट्री रिफॉर्म्स यानी सैन्य सुधार। सैन्य सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन दिया, इसके साथ साथ सैनिकों का हुलिया लिखा और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी। ओके, वेलकम। हाँ शिल्पा, वेलकम बेटे। भोलेनाथ, पिंकी वर्मा, जो आप लोग फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं। चलो, अभी पुराना डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ उसने कुछ राजस्व संबंधी सुधार किए, जैसे दीवानी मुस्खराज विभाग बनाया। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि दीवानी मुस्खराज विभाग का काम क्या था, तो बकाया कर की वसूली के लिए बनाया था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराई और 3600 स्क्वायर यार्ड का यानी वर्ग गज का एक बीघा भी बनाया था। उसने माप के आधार पर कर लिया, जिसे मशाहत प्रणाली कहते हैं। मशाहत प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का मात्र एक ऐसा शासक था जिसने 1/2 यानी 50% टैक्स लिया और इसके अलावा घरई और चराई 2 अन्य कर दिए थे। तो अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति यानी एक्सटेंशन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों, साम्राज्यवादी का मतलब होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने आसपास के प्रांतों को जीतना ही क्या है? साम्राज्यवाद है। तो इसकी साम्राज्यवादी नीति को समझने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उस समय भारत कैसा है, इसको हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी देखिए स्टूडेंट्स, उस समय क्या है, ये जो हमारा भारत है, देखिए उस समय क्या भारत डिसेंट्रलाइज था, यानी भारत विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज यानी भारत के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोगों का शासन होता था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात, तो यहाँ पर गुजरात में कर्णदेव बघेला का शासन है। कर्णदेव बघेला यहाँ का शासक था। ये है गुजरात। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो राजस्थान यहाँ पर, ये राजस्थान में यहाँ पर रणथंभौर है, और रणथंभौर का जो शासक है उसका नाम हमीर देव था। हमीर देव। अगर यहाँ की बात करते हैं तो राजस्थान में ये चित्तौड़ है, चित्तौड़, और यहाँ चित्तौड़ यहाँ पर राणा रतन सिंह का यहाँ जो शासन है, ये राणा रतन सिंह का शासन था। देखिए जो मालवा की बात करते हैं, यहाँ पर मालवा है, तो मालवा, देखिए मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव। और जो जालोर है, जालोर का शासक जो था उसका नाम कन्हड़ देव था। कन्हड़ देव जालोर का शासक था। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो उसमें साउथ में भी 4 राज्य हैं। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र में साउथ को इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ डिफरेंट कलर से। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम देवगिरी है। देवगिरी और देवगिरी का जो शासक उसका नाम रामचंद्र देव था।
बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तेलंगाना है, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। ये जो तेलंगाना है इसे हम वारंगल भी कह सकते हैं, चूंकि इसकी राजधानी वारंगल थी। तो यहाँ का जो शासक है उसका नाम प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव सेकंड था, सेकंड। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम होयसल है, होयसल, होयसल, और द्वार समुद्र यहाँ की राजधानी होती थी, होयसल। और शासक का नाम वीर बल्लाल थर्ड है, वीर बल्लाल थर्ड यहाँ का शासक था। यहाँ पर एक पांड्य राज्य है, पांड्य, पांड्य, और पांड्य में दो भाइयों का शासन था, एक का नाम वीर पांड्य था, वीर पांड्य, और एक का नाम सुंदर पांड्य था, सुंदर पांड्य। तो देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके लिए कहा भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है साम्राज्यवाद के लिए। वो इसलिए है चूंकि इसने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लिए अलग अलग नीति अपनाई थी। तो इसकी साम्राज्यवादी नीति की अगर बात करते हैं, भारत विकेंद्रीकृत है, भारत इस समय विकेंद्रीकृत है। तो देखिए इसके उत्तर भारत, जो उत्तर भारत है, भारत के जो अभियान ये करेगा, अभियान, अभियान, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य, उद्देश्य वो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। बच्चों यहाँ पर साम्राज्यवाद देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी उत्तर भारत के लिए क्या करेगा, ये उत्तर भारत को जीतेगा, जीतेगा, उत्तर भारत को इसने जीता है और जीतने के बाद इसे अपने राज्य में मिलाएगा। क्यों? इसका ये मानना है चूंकि उत्तर भारत इसके आसपास का एरिया है, तो दिल्ली में रहकर ये उन राज्यों को नियंत्रित रख सकता है, उन राज्यों को नियंत्रित रख सकता है। लेकिन अगर इसके दक्षिण भारत अभियान का उद्देश्य देखते हैं, दक्षिण भारत के अभियान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य, उद्देश्य वो है धन की लूट, धन की लूट, लूट, और यहां से टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स वसूलना। अब स्टूडेंट्स देखिए अगर हम एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त पहला शासक था उत्तर भारत का जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से समझना। यानी समुद्रगुप्त उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और उसने दक्षिण भारत को लूटा, उनसे अधीनता स्वीकार कराई और छोड़ दिया। फिर एंसेंट हिस्ट्री में देखते हैं दक्षिण भारत, हाँ, समुद्रगुप्त ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि समुद्रगुप्त जब नॉर्थ से साउथ में आया था तो उसके नॉर्थ में 3 राज्य थे, वहाँ के 3 शासक अच्युत, नागसेन और कुतकुलज, समुद्रगुप्त ने उनसे अधीनता स्वीकार कराई थी, लेकिन जैसे ही वो साउथ में आया उन्होंने इसका लाभ उठाया और स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो समुद्रगुप्त का मानना है कि उत्तर भारत में रहकर दक्षिण तक नियंत्रण करना असंभव सी बात है। फिर जब त्रिकोणीय संघर्ष देखते हैं तो त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ उसके पहले चरण में 3 शासक लड़े थे। प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज था और पाल वंश का शासक धर्मपाल, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव था। तो ध्रुव पहला शासक था दक्षिण भारत का जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ठीक। वो भी इस बात को जानता है कि हम दक्षिण में रहकर कन्नौज को नियंत्रित नहीं रख सकते, तो उसने भी ऐसी भूल नहीं की। फिर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसी नीति को फॉलो किया, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर अभियान किया और दक्षिण भारत को लूटा है, अधीनता स्वीकार कराई और छोड़ दिया। वो इस बात को मानता है कि उत्तर भारत में रहकर दक्षिण भारत पर शासन करना असंभव है। अगर मैं शासन भी करता हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, यहां से टैक्स मिलेगा, टैक्स, लेकिन इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना है क्योंकि मुझे रूल करना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि इनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराओ, ये प्रॉपर टैक्स तो दे ही रहे हैं। ठीक, यानी बिना किसी जिम्मेदारी के, यानी शासन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स तो फिर भी मिल रहा है, इसलिए इसे अनोखा साम्राज्यवादी कहते हैं। लेकिन इस नीति को पलटा मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी दक्षिण भारत को उत्तर भारत में मिलाया, और उसका परिणाम आप जानते हैं,
विद्रोह होने लगे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ऐसे ही 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दक्षिण ने क्या किया, उसे नुकसान पहुंचाया। इसी नीति को औरंगजेब ने भी फॉलो किया और औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत नासूर बन गया था। ठीक, तो बच्चों यहां तक मैंने इतना ही आपको थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस दिया है। अब इसके अभियानों की बात करते हैं। तो देखिए, मैं गुजरात से लेकर चलता हूं। गुजरात अभियान देखिए, जो गुजरात है, गुजरात यहाँ का शासक कर्णदेव बघेला था। कर्णदेव बघेला। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने दो सेनापति, एक का नाम नुसरत खां था, नुसरत खां, और दूसरा था उलुग खां, इन दोनों को यहाँ पर भेजा गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें बघेला की हार हुई। बघेला यहाँ से चला गया। तो बघेला की हार हुई और बघेला ने क्या किया, बघेला की जब हार हो रही है, ये बघेला, अब इसकी एक पुत्री है जिसका नाम देवल रानी है। इस देवल रानी को लेकर ये देवगिरी का शासक जो रामचंद्र देव है उसके पास चला आया। यानी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया। तो यहां पर जो इसका एक सेनापति था नुसरत खां को गुजरात की दो देन है, अब यहां से ये क्या क्या किया है। तो नुसरत खां ने पहले क्या किया, यहां पर बघेला की पत्नी, बघेला की जो पत्नी है, पत्नी का नाम कमला रानी था। ये कमला रानी को उठा लाया, को दिल्ली लाया है और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमला रानी को मलिका ए जहां बनाया था, यानी अपनी पत्नी बना ली। देखिए, नुसरत खां को यहां से गुजरात की दूसरी देन यह है कि इसने 1000 दिनार में गुजरात से मलिक काफूर को खरीदा है। खरीदा। बच्चों, जो मलिक काफूर है, चूंकि ये गुजरात से खरीदा है नुसरत खां ने, तो इस मलिक काफूर को इसे हम 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी भी कहते हैं, ध्यान से समझना, 1000 दिनारी भी कहते हैं। ये लाइव क्लास चल रही है LTSST की। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, रितु बेटे जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, कोई भी आपकी क्वारीज है तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं। तो ये मलिक काफूर को कहते हैं, वो इसलिए चूंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये मलिक काफूर हिजड़ा है, यूनिट है, ठीक है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि संपूर्ण दक्षिण भारत को, बहुत अच्छा योद्धा है, दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय इसी को जाता है, इसी ने जीता था। चलो, अब इतना हो गया है। ये गुजरात अभियान था। अब मैं लेकर चलता हूं रणथंभौर अभियान। स्टूडेंट, ये जो रणथंभौर है, रणथंभौर जो अभियान है, अभियान रणथंभौर का शासक हम्मीर देव था। हम्मीर देव यहाँ का शासक था, बहुत ही योग्य शासक है ना। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, जिसे कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक, देखिए, जलालुद्दीन खिलजी इस अभियान में क्या कहता है कि मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 10 किलो से अधिक है, तो उसे सफलता नहीं मिली। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ अभियान कर रहा है और यहाँ भी नुसरत खां आया, नुसरत खां और उलुग खां आए थे, उलुग खां, ये दोनों आए, लेकिन यहाँ नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां यहाँ पर मारा गया। फिर यहाँ अलाउद्दीन खिलजी आया है, अलाउद्दीन खिलजी आया, समझ गए ना, अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंभौर को जीत लिया गया। रणथंभौर को जीत लिया। अब बच्चों, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए, चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान किया था, और चित्तौड़ का जो शासक था
उसका नाम राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था। बच्चों, इस अभियान का जो उद्देश्य था, उद्देश्य रतन सिंह की पत्नी है जिसका नाम पद्मावती है, पद्मावती को पाना था। इसका जो उद्देश्य बेसिकली ये पद्मावती को पाना था। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहां पर ध्यान रखना, इसका उद्देश्य ये था। इसमें इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया था, ये ध्यान रखना है। और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। तो देखिए, अमीर खुसरो ने उसके दरबार की शोभा बढ़ाई थी, लेकिन किस अभियान में अमीर खुसरो साथ था? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब इसमें कुछ मनगढ़ंत कहानी भी है, पद्मावत पिक्चर भी आपने देखी है, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक पद्मावत, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। तो अनावश्यक बातों को छोड़ते हुए यहाँ पर मैं कहूँगा, इसमें रतन सिंह की हार हुई, यानी ये मारा गया। और ये जो पद्मावती है, पद्मावती ने राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर, जो राजपूत स्त्रियां थी, स्त्रियों के साथ मिलकर उसने जोहर कर लिया। जोहर किया। बच्चों, जोहर का मतलब होता है सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेना। तो बच्चों, अब मैं दक्षिण भारत के अभियानों की ओर आपको फोकस करता हूं, और ये मैं अभी बता भी चुका हूं आपको कि दक्षिण भारत को जीतने का जो श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहां पर लेकर चलते हैं देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान। बच्चों, ये जो देवगिरी है बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। इसकी जो सेना थी, इस सेना में मराठे थे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कस कर देता हूँ। ये जो देवगिरी है, यहाँ का शासक रामचंद्र देव है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी दूसरी राजधानी बनाता है ना, दौलताबाद, वो देवगिरी को ही बनाता है, देवगिरी को ही दौलताबाद नाम देता है। ठीक, इस दौलताबाद को कुतुब इस्लाम भी कहते हैं, ये वही देवगिरी है। ठीक, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका वास्तविक नाम अली गुशर्रफ है। तो इसका जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी जब शासन करता था, तो उसी समय अली गुशर्रफ ने देवगिरी को लूटा भी था, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर मराठे, तो देखिए एक दिन क्या हुआ, ये जो रामचंद्र देव देवगिरी में है, इसी के पास कर्णदेव बघेला रहता है, और उसकी पुत्री देवल रानी है यहाँ पर। और बघेला का पुत्र शंकर देव है, जो देवल रानी के ऊपर आसक्त था। तो एक दिन देवल रानी की जो माता कमला देवी, यानी बघेला की जो पत्नी थी कमला देवी, उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मुझे अपनी पुत्री से मिलना है। तो यहाँ पर देखिए देवगिरी अभियान, यहाँ पर मलिक काफूर आया, और रामचंद्र देव की हार हुई, कि यहाँ पर हार हुई है। तो जो मलिक काफूर, यहाँ से मलिक काफूर ने क्या किया, यहाँ से काफूर ने देवल रानी यानी कमला रानी की पुत्री, रामचंद्र देव यहाँ के शासक, और इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री उसका नाम सत्यपाली था। सत्यपाली, इन तीनों को ये दिल्ली लाया।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस देवल रानी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया, विवाह। पुत्र का नाम है खिजर खां से विवाह किया था। रामचंद्र देव की पुत्री जो सत्यपाली है, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर दिया, विवाह किया। देखिए यहां पर एथिक्स नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है ना। यहां जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक रिश्ते हैं, उनकी धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्यपाली से विवाह कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला रानी से विवाह कर लिया और कमला रानी की पुत्री देवल रानी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। ऐसे ही केस और भी आता है, जैसे जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था और जहांगीर के पुत्र शहरयार ने नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम से विवाह किया था। इतना कम हुआ, विवाह कर दिया। ये जो रामचंद्र देव है, रामचंद्र देव ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा, कुछ दिन उसके दरबार में रहा। और ये जो रामचंद्र देव है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने राया की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि राया की उपाधि किसे दी थी, तो रामचंद्र देव। अब इसके बाद अभियान जो करता है वो है वारंगल या तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान। बच्चों यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड था, प्रताप रुद्रदेव सेकंड। देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी से कभी नहीं मिला, ये ध्यान रखना, कभी नहीं मिला ये, ठीक, नहीं मिला। तो यहाँ भी कौन आया है, मलिक काफूर आया, मलिक काफूर आया था, क्योंकि दक्षिण भारत को वही जीतेगा और इसमें इस काफूर की जीत हुई। तो बच्चों जो प्रताप रुद्रदेव है ना, इसकी विशेषता ये है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी एक सोने की जो मूर्ति है, मूर्ति भेंट की थी, सोने की मूर्ति भेंट की थी। और इसने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भी दिया था, कोहिनूर हीरा दिया। ये गोलकुंडा की खान से दिया था और इसे हम जवाहर, कोहिनूर हीरे को जवाहर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कोहिनूर हीरे का नाम आ गया है ना। अब तुम्हें कोहिनूर हीरे की कहानी सुनाता हूँ। ये आ गया है, अब सल्तनत के लोगों के पास ये कोहिनूर हीरा रहेगा। 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या करेगा। बाबर की जीत होगी। जीतने के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया है। तो आगरा में अपने पुत्र, चूंकि राजधानी आगरा है तो वहां पर पुत्र हुमायूं को छोड़ा और दिल्ली चला आया। दिल्ली में तुगलकाबाद को अपना केंद्र बनाया था और वहां पर 2 अधिकारी नियुक्त किए। एक का नाम सिकदार था और एक दीवान रिवेन्यू को दिखता था और सिकदार एक सैन्य अधिकारी था। तो जब वहां से आ रहा है वो आगरा, तो इब्राहिम लोदी के खजाने में कोहिनूर हीरा मिला। बाबर उसे देखकर खुश हुआ था। बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। और ये जो कोहिनूर हीरा है बच्चों, खुशी खुशी में बाबर ने खजाना प्रजा में बांट दिया था, इसलिए बाबर को कलंदर कहते हैं। तो एक कोहिनूर हीरा मुगलों के पास है। लेकिन नादिर शाह 1739 में जब भारत पर आक्रमण करेगा, करनाल का युद्ध होगा, मोहम्मद शाह रंगीला की हार होगी, तो वो यहाँ से कहाँ ले जाता है, अपने देश ईरान ले गया। ठीक, चलो। उसके उत्तराधिकारियों में एक नाम जमान शाह है। ये वही जमान शाह है जिसका पंजाब के शासक रणजीत सिंह के पैरेलल है वो। ठीक, उसके पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है तो उसके पुत्र सुजा ने रणजीत सिंह की मदद मांगी। उसने कहा मैं मदद तो दूंगा, लेकिन ये कोहिनूर हीरा मिलना चाहिए। तो ये रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आ गया। लेकिन 1849 में डलहौजी ने जब पंजाब को
ब्रिटिश राज्य में मिलाया तो दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया। तो ये आज कोहिनूर हीरा जो है ये महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लंदन में रखा है। तो कोहिनूर हीरे की कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो यहाँ तक। अब मैं लेकर चलता हूँ होयसल अभियान। ध्यान से देखिए, होयसल अभियान, होयसल, ये जो होयसल अभियान है, ये अभियान यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी और शासक का नाम वीर बल्लाल थर्ड था। वीर बल्लाल थर्ड था। देखिए इस वीर बल्लाल को भी काफूर दिल्ली लाया था, इसे भी दिल्ली लाया था। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किन किन शासकों को दिल्ली लाया गया था। तो एक रामचंद्र देव है, ठीक, और एक कौन है, वीर बल्लाल थर्ड। अब पांड्य अभियान किया, बच्चों जो पांड्य अभियान है, दक्षिण में मदुरा राजधानी होती थी। यहाँ दो भाइयों का शासन था, वीर पांड्य, और एक का नाम सुंदर पांड्य था, सुंदर पांड्य। तो इनके साथ युद्ध हुआ, इनकी भी हार हुई, इनकी भी हार हुई है, हार हुई। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनकी हार हुई है ना, लेकिन ये दोनों भाई ऐसे थे, यानी पांड्य राज्य ऐसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपके LTSST में जो क्वेश्चन हिस्ट्री से बनेंगे तो देख लीजिए क्यों कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस राज्य ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, किस किस को दिल्ली लाया गया, राय की उपाधि किसे दी थी, और कोहिनूर हीरा किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी हैं, उसमें सबसे लंबे समय तक शासन तो तुगलकों ने किया और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने किया। मात्र 30 साल शासन किया है, लेकिन सल्तनत के इतिहास में अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी के ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है, उसको देखिए, वो मैं लेकर चलता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, यानी मार्केटिंग सेटलमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि बाजार व्यवस्था किस सुल्तान ने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आप सुनते आए हैं, लेकिन वास्तव में इस कॉन्सेप्ट को देखें कि बाजार व्यवस्था क्या थी, तो उसको देखेंगे। सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें कौन देता है। देखिए, इसकी अगर जानकारी की बात करते हैं एक नाम है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीखी फिरोजशाही। एक तो ये देता है, एक अमीर खुसरो भी देता है, अमीर खुसरो भी इसकी जानकारी देता है, और एक नाम आता है इब्न बतूता की पुस्तक रहेला से इसकी जानकारी मिलती है। तो बच्चों, लेकिन अगर इसकी डिटेल या स्पष्ट जानकारी की बात करते हैं तो स्पष्ट जानकारी बर्नी की तारीखी फिरोजशाही से मिलती है। अब यहां पर क्वेश्चन का नेचर देखिए आप। अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन कौन बाजार व्यवस्था की जानकारी देता है, ये समझ गए ना तो तीनों है सॉरी, अगर ये तीनों विकल्प दिए हैं और एक चौथा भी दे दिया है कि इनमें से कौन देता है, तो इसका स्पष्ट आंसर जियाउद्दीन बर्नी होगा। तो क्या है ये बाजार व्यवस्था और ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अगर मंगोलों की बात करते हैं तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। तो यहां पर देखिए, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, मंगोल आक्रमण 6 आक्रमण हुए थे। अगर इन मंगोलों से बचना है ना,
अगर अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत मंगोलों से बचना है तो अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र यानी दिल्ली में एक बड़ी सेना रखनी होगी, एक बड़ी सेना चाहिए। अगर मंगोलों से सल्तनत को बचाना है तो केंद्र में बड़ी सेना चाहिए। आप ही बताइए स्टूडेंट्स, अगर बड़ी सेना है तो इसका वेतन भी बड़ा होगा। वेतन इतना ज्यादा है कि राज्य अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी इसे राज्य अफोर्ड यानी नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता। तो अब एक ही तरीका है कि सैनिकों का वेतन कम कर दिया जाए। आप इमेजिन कीजिए, यदि सैनिकों का वेतन कम होगा तो सैनिक कम वेतन पे काम करने को तैयार नहीं होंगे, और वेतन पूरा देंगे तो राज्य अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई काम किए। कई काम क्या क्या किए आप जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स रेट बढ़ाया। इसने दक्षिण को भी लूटा है, लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी सेना को नहीं रख पा रहा है। तो बड़ी सेना को किस तरीके से रखा जाए, इसके लिए बाजार व्यवस्था चलाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाजार व्यवस्था में क्या किया है, देखिए इस बाजार व्यवस्था में वो क्या कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो वस्तुओं के भाव थे, ये उत्पादन लागत पर तय कर दिए, तय किए। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है उस पर वस्तुओं के भाव तय करती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये जो पेन देख रहे हैं, मान लीजिए इसका मार्केट प्राइस 100 रुपये है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की बात करते हैं तो 50 रुपये है। तो अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपये है +1, यानी जिसने मैन्युफैक्चर किया है 1 रुपया उसको मिलना चाहिए, यानी आज से इसकी जो कीमत होगी वो 51 होगी। सपोज दैट ऑनियन यानी प्याज उगा रहे हैं और प्याज की कीमत मार्केट में 50 रुपये किलो है। तो वो कह रहा है कि प्याज उगाने में जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5 रुपये केजी आई है, यानी एक उगाने वाले के, यानी आज से प्याज की कीमत क्या होगी, 6 रुपये होगी। तो ऐसे में वस्तुओं के भाव उत्पादन लागत पर तय किए गए, और वस्तुओं के जो भाव थे अब ये कम हो गए। जब वस्तुओं के भाव कम हो गए तो अब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का वेतन कम कर दिया, का जो वेतन अब उसने कम कर दिया। अब आप ही बताइए, अब सैनिकों का वेतन कम किया गया तो चूंकि वस्तु सस्ती हो गई है तो अब सैनिक भी रहने को तैयार हो गए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। मुझे उम्मीद है कि आप बताइए, कोई डाउट है तो यहाँ तक। जो स्टूडेंट लाइव जुड़ रहे हैं, आप मेरी क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, और मैं कहता हूं कि टॉपिक से संबंधित आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज आप बताइए। शिल्पा जी, भोलेनाथ, पिंकी, रितु, अभी तक स्क्रीन पे जो कमेंट में देख रहा हूं इन्हीं लोगों के हैं, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हैं। कोई क्वेरीज है तो, नहीं तो कंटिन्यू करता हूं मैं, प्लीज। रितु किरोला, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था लागू की थी उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि केंद्र में एक बड़ी सेना रखनी थी। ठीक है, तो देखिए अब इस व्यवस्था को चलाने के लिए क्या किया गया। इस व्यवस्था को चलाने के लिए दीवानी चलाने के लिए क्या हुआ, दीवानी रियासत एक सेपरेट यानी पृथक विभाग बनाया गया। यहाँ प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना,
एक रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए यहाँ पर सहना ए मंडी 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 एक विभाग बनाया गया था, विभाग भी बनाया गया। और सहना ए मंडी एक बाजार भी है, और इस सहना ए मंडी में जो भी व्यापारी व्यापार करेगा उसे अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना होगा, कराना होगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है जिससे पता तो लगे ना कि कौन कौन व्यापार करना है। तो यहां पर क्या हुआ, सुल्तान के द्वारा, देखिए यहां पर, या दीवाने रियासत विभाग के द्वारा सभी वस्तुओं के भाव, वस्तुओं के जो भाव थे, भाव ये तय किए गए। यानी आपने देखा होगा एक रेट लिस्ट होती थी, वो दुकान के सामने लिखी है ना, बाजार में, कि ये वस्तु कितने की मिलेगी। जो व्यापारी व्यापार करते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था। तो यहां पर सभी के लिए सख्त आदेश थे कि निश्चित दामों से ऊपर कोई नहीं बेचेगा। इसके साथ साथ कोई भी व्यापारी सामान को ब्लैक मार्केट नहीं करेगा, यानी मार्केट से नहीं हटाएगा, है ना। अगर माल इकट्ठा कर लिया जाए तो मार्केट में नहीं रहेगा, तो उसकी कमी आएगी, यानी सप्लाई कम होगी तो वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो देखिए, इसकी देखरेख के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बरीदों की नियुक्ति की। बरीदों की नियुक्ति, बरीद को स्पाई भी कहते हैं या गुप्तचर भी कहते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें स्वयं भी दिलचस्पी ली, और इसमें, इस बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा था। अब बात ये आती है कि जो बाजार व्यवस्था है, क्या ये अलाउद्दीन खिलजी का वेलफेयर कॉन्सेप्ट था, यानी कल्याणकारी था? तो ध्यान रखना, ये कल्याणकारी बिल्कुल भी नहीं था। कल्याणकारी यदि होता तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी इसे कोई ना कोई सुल्तान अप्लाई करता, लेकिन इसको किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। ठीक, ये वेलफेयर इसलिए नहीं था चूंकि ये केवल दिल्ली में सेना के लिए लागू किया गया था। दिल्ली में सेना ज्यादा थी, ठीक, उसके लिए ये बात अलग थी कि दिल्ली में जो लोग, आम प्रजा रहती थी, उसको भी लाभ मिला इसका। कल्याणकारी तो ये तब होता यदि संपूर्ण सल्तनत में लागू होता। ये तो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सफल रहा है। तो बच्चों, इसमें इतना देख लीजिए। अब 1316 की बात थी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और उस समय नायब के पद पर, ये वही नायब का पद है जिसे बैरम शाह ने बनाया था, इस पर मलिक काफूर बैठा, और राज्य की शक्ति मलिक काफूर के हाथों में आ गई। हिंदुस्तानी था वो भी, ठीक, और उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी सत्यपाली, उससे विवाह कर लिया। लेकिन तुर्की मुस्लिमों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका कत्ल कर दिया गया। तो यहां पर अब दूसरा शासक आता है, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी, जिसका नाम है मुबारक खां खिलजी। ये जो मुबारक खां खिलजी है, खिलजी, इसने 1316 से लेकर 20 तक शासन किया, और बहुत ही अनकैपेबल है, यानी अयोग्य था। बहुत ही बेवकूफ किस्म का था ये, ठीक, इतना बेवकूफ था। देखिए, ये दरबार में नग्न रहता था, इतना नग्न रहता था जैसे कोई बेबी, है ना, जन्म लेता है, बोर्न बेबी, है ना। इसने क्या किया, हाँ, कोई कमेंट आ रहा है, नहीं, मलिक काफूर ने नहीं मारा, ठीक है, स्वाभाविक डेथ थी। तो देखिए, नग्न रहता था। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो समय के जो कानून थे, कानून इसने रद्द कर दिए। इसने बंदियों की रिहाई कर दी। इस पर जो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, इसने खलीफा की अधीनता को, इसने खलीफा की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अधीनता स्वीकार नहीं की थी,
और इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। यानी इसने खलीफा की अधीनता को तो नहीं माना है और कह दिया कि मैं तो स्वयं खलीफा हूं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों, इसके दरबार में एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो हसन था, हसन इसके समय क्या हुआ, नायब के पद पर बैठा और बाद में वो शासक बना। तो ये जो हसन है, ये जो शासक बना है, सुल्तान बना है, ये बना है खुसरो खां। ये शासक बना और ये 1320 से लेकर के 20 तक शासन किया। ये पहला और अंतिम अवसर था, पहला व अंतिम अवसर था जब कोई हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी जो मुस्लिम है, मुस्लिम सुल्तान बना हो, जो सुल्तान बना था। ये पहला और अंतिम अवसर स्टूडेंट्स ऐसा बना है। अब देखिए, ये तुर्की मुस्लिम है, भारत के अंदर रूल जो कर रहे थे वो तुर्की थे और तुर्की अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि कोई भारत का मुसलमान शासन करे। तो बच्चों, ऐसे में क्या हुआ, इसके विरुद्ध तुर्की हो गए, तुर्की मुस्लिम तुर्की इसके विरुद्ध हो गए। तो इसने क्या किया, इनको संतुष्ट करने के लिए अब ये क्या कर रहा है, इसने जो था ये खजाना ये प्रजा में फेंकता था और प्रजा खुश हो जाती थी। यानी जो भी इसका अपोज करता था, विरोध करता था, ठीक, खजाना खोला और नोट फेंक दिए, नोट बांट दिए, लोग खुश हो जाते थे। लेकिन आप ही बताइए, क्या किसी प्रॉब्लम का ये परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो खजाना है ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। जब ये खाली हो गया तो अब इसके जो विरुद्ध नारे लग रहे हैं, नारे लगे। और क्या नारे लगे हैं कि ये तो इस्लाम का शत्रु है, ये तो इस्लाम का शत्रु है। और दूसरा नारा जो लगा वो ये लगा कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये तो इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम खतरे में है। तो तभी क्या हुआ, एक नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक जीटी ने इसकी हत्या कर दी, और यहीं से क्या हुआ, तुगलक वंश की स्थापना हो गई। और यहीं से क्या हुआ, तुगलक वंश की स्थापना हो गई। तो बच्चों, स्थापना हुई। तो अब इसके बाद जो हम बेसिकली देखते हैं वो तुगलक वंश को पढ़ेंगे। और तुगलक वंश का शासक गियासुद्दीन तुगलक होगा और गियासुद्दीन तुगलक का जो टाइटल है वो है गाजी। और गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मजे की बात बताता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको टेंशन में डालना नहीं चाहता। आप लोग आंसर देते हुए डरते हैं कहीं गलती ना हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, गलती उसी से होती है जो सीखने का प्रयास करता है। तो आपकी गलतियां इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। गियासुद्दीन एक योग्य शासक है, लेकिन उसे रिक्त राजकोष मिला था। तो उसने राजकोष को भरने के लिए खुसरो खां के द्वारा जो पैसा बांटा गया था उसकी मांग की, और वो पैसा निजामुद्दीन औलिया को भी दिया गया था। तो निजामुद्दीन औलिया से भी मांगा जा रहा है कि वो पैसा वापस करें। तो निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, दिल्ली दूरस्ते, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। एक तरीके से शराप दे दिया, अरे दिल्ली तो आओ। वो बंगाल से लौट रहा था, तो अफगानपुर में लकड़ी के महल के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके मृत्यु की योजना उसके पुत्र
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, जो नाखा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली दूरस्ते यानी दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट किसका है? निजामुद्दीन औलिया का। और ये स्टेटमेंट किसके लिए है? ये है गियासुद्दीन तुगलक के लिए। तो बच्चों ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है और आपको 2-3 दिन वो क्लास लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।